स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर एनजे स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल। मैं नीति जैन। स्टूडेंट्स, आप लोगों का कल ज्योग्राफी का एग्जाम है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फ्रेंड्स, तो ये आपका एग्जाम है। इट इज ऑफ 80 मार्क्स। ये 3 आवर्स का पेपर है और इसमें आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल हुआ था जो आप लोग दे चुके हो। अब इसके कुछ मार्किंग स्कीम है, इसमें किस तरीके से एग्जाम आपको अटेम्प्ट करना है। ज्योग्राफी इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट, तो आपको ये देखते हुए कुछ मैं इसमें इस पूरी वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपको कल के लिए प्रिपेयर करके जाने हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी स्टडीज नहीं की होगी, उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि इतने सारे चैप्टर्स हैं, दे आर द 32 चैप्टर्स इन ज्योग्राफी, और हमें वो चैप्टर्स किस तरीके से करने हैं, कैसे हमें तैयारी करनी है। तो मैं अपनी इस पूरी वीडियो में यही आपको समझाऊंगी। तो दो पार्ट आएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे और उसकी मार्किंग स्कीम भी ज्यादा है। और जो सेक्शन बी है उसमें ऑप्शन 2 आएंगे, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, जिसमें से आपको कोई एक ही ऑप्शन अटेम्प्ट करना है। तो ये आप ध्यान रखना, मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, ऑप्शंस दोनों अटेम्प्ट कर लेते हैं। कुछ कुछ बच्चे जो लास्ट से पेपर स्टार्ट करते हैं दोनों ऑप्शंस कर जाते हैं और उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ही ऑप्शन करना है। आप मार्किंग स्कीम में ये है कि जो पहले 4 क्वेश्चंस होंगे आपके वो 1 मार्क्स के होंगे। आपको ध्यान रखना है 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा लेंदी नहीं लिखने हैं। अराउंड 30 वर्ड्स के आपको आंसर्स लिखने हैं। 5 to 9 एंड 21 to 22 ये वेरी शॉर्ट आंसर होंगे जो आपको 60 वर्ड्स तक लिखने हैं। नाउ 10 to 13 क्वेश्चन नंबर वो 4 मार्क्स के है। 14 to 18 जो है वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। बाकी जो आगे 19 20 ये सारे आपके मैप में आएंगे, मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको मैप्स भी थोड़े बहुत देख लेने हैं। अगर लगता है आपको कि हमें मैप आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आप उसको छोड़ सकते हो। पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आप उसको कर सकते हो। आप देख रहे हो सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, देन 5 6 7 ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। अब मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। जैसे एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर बताना है भूगोल अध्ययन की 2 विधियां, मतलब भूगोल हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन और आ जाता है, भूगोल क्या होता है, या फिर भूगोल को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, भूगोल का अध्ययन क्यों जरूरी है, भूगोल क्या है। भूगोल आप सब जानते हो, पृथ्वी के बारे में अध्ययन, पर्यावरण के बारे में अध्ययन, ये सारा भूगोल होता है। तो उसी को लेके 2 अप्रोचेस बतानी है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है कि रूरल सेटलमेंट मतलब जो गांव होता है, यहाँ पर क्या श्रेणियां होती हैं, यहाँ की जनसंख्या के बारे में, यहाँ के लोगों के निवास के बारे में। जैसे हम देखते हैं कि जो जनसंख्या यहाँ पर कैसी होती है, गांव में ज़्यादातर लोग मिलके रहते हैं, एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन होता है, कृषि प्रधान होता है, और बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं, जनसंख्या कम होती है। मतलब इस तरीके से हमें रूरल सेटलमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत अपनी कंट्री से रिलेटेड बताना है। जैसे कि रूरल सेटलमेंट दे रखा है, आप इसमें अर्बन सेटलमेंट भी पढ़ के जा सकते हो। शहरी जीवन क्या होता है, जैसे यहाँ पर लोग अलग अलग व्यवसाय करते हैं, न्यूक्लियर लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, ज्वाइंट फैमिलीज कम होती हैं, मकान छोटे होते हैं, सटे हुए होते हैं। तो यहाँ पर हम इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखना है। अब इरिगेशन, जैसे क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इरिगेशन यूज्ड इन इंडिया, मतलब भारत में सिंचाई के तरीके बताने हैं, सिंचाई क्या थी, भारत में सिंचाई के तरीके क्या हैं। और इसमें एक क्वेश्चन आता है हरित क्रांति, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति क्या थी, जैसे आपको पता है 1960 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद 1960 में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आए थे। फूड क्राइसिस आया था, फूड में बदलाव आया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, देश में भुखमरी मच गई थी। तो भारत देश को उत्पादन को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया था जिसे हरित क्रांति कहा जाता है, जिसमें चावल का और गेहूं के खदान को बढ़ाया गया था, उसके उत्पादन को बढ़ाया गया था, जिससे सभी लोगों को चावल और गेहूं मिल सके, आसानी से अवेलेबल हो सके। तो ये था हरित क्रांति, जिसके अंदर पंजाब, हरियाणा, ये सारे देशों पे बहुत जोर दिया गया था, प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया था, एग्रीकल्चर को इंक्रीज किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति के बारे में आप लोग पढ़ लेना, ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में आप लोग रीड करके जाना। बाकी इस चैप्टर के बारे में, जो ये जनसंख्या वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको काफ़ी चीज़ें करनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि ये कृषि को लेके चैप्टर है, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि इसके अंदर हम क्वेश्चंस देख सकते हैं
कि भारत में सिंचाई के क्या प्रभाव पड़े। अभी आपके सामने क्वेश्चन है कि सिंचाई क्या थी, सिंचाई से क्या प्रभाव पड़े, कृषि करने के तरीके बताइए, उत्पादन का क्या तरीका था, हरित क्रांति का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हम देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब अगर हम चैप्टर देखें, पूरा सिलेबस देखें, पूरा पेपर देखें, तो हम देख सकते हैं कि 30% टू 40% पेपर ऐसा आया हुआ है कि जिसे सभी स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप लोगों को नहीं पढ़ के गए तो आप नहीं कर सकते, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम, 6 मेजर्स टू इंडियन रेलवे टू इम्प्रूव। इंडियन रेलवे को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या काम किया गया है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। आप इसको आराम से इजीली कर सकते हो, है ना। तो ये अच्छा है। इसके अंदर इस वाले चैप्टर के अंदर आप 2-3 क्वेश्चन करो, जैसे सड़कों का। अगर इस वाले सिलेबस के अंदर रेलवे के बारे में आए हुए हैं तो आप पाइपलाइंस के बारे में पढ़ो और सड़कों के बारे में पढ़ो कि सड़कों को इम्प्रूव करने के लिए, महानगरों को और महामार्ग बनाने के लिए क्या क्या किया गया है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण आपको पता ही है, वो जो क्लाउड जब वो रेन होती है तो उससे किस तरीके से वाटर जाता है। इट इज द सर्कल ऑफ प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो ये वही इवेपोरेशन प्रोसेस है जो आप लोगों ने 8th 9th 10th क्लास में पढ़ा है। तो इट इज नॉट अ बिग डील। नाउ प्लेट्यूज, ये आपको पठार क्या होते हैं, पर्वत क्या होते हैं, ये बेसिक नॉलेज आपको लेनी है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख ही सकते हो कितनी जल्दी पेपर खत्म सा हो गया और कितना इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो मैं अभी आपको कुछ चैप्टर्स बताऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपको जरूर एग्जाम में करके जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका मैप का क्वेश्चन है जिसके अंदर पूरा मैप दिया हुआ है, आप मैप को कर सकते हो। बट स्टूडेंट, आपको मैंने अभी भी बताया जो सेक्शन बी आएगा, सेक्शन बी में ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 होगा। आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो, बट हम इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपको पहले प्रेफर करेंगे कि आप ऑप्शन नंबर 2 करो। ऑप्शन नंबर 2 इज मच इजी एज कंपेयर टू ऑप्शन नंबर 2। आप देखो कैसे इजी, इसके अंदर सारा टूरिज्म के बारे में बताया गया है कि भारत का टूरिज्म कैसा था, इंडिया का टूरिज्म कैसा था। हमें पता है ये टूरिज्म क्या होता है, पर्यटक जो बाहर से देश में घूमने आते हैं, क्या फायदा होता है इसका आप लोगों को पता है। इससे इकोनॉमी इंक्रीज होती है, जीडीपी में ग्रोथ होती है, बाहर की इनकम हमारी कंट्री में आती है, डेवलपमेंट होता है और जी उसी पैसे से गवर्नमेंट देश का विकास करती है, एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट रेलवेज, ये सब चीज़ों में बदलाव लाए जाते हैं टूरिज्म। तो ये सब चीज़ों में बदलाव लाए जाते हैं टूरिज्म की मनी से। अब जैसे हम देखते हैं इसके अंदर कितना इजी, आप देख सकते हो भारत में विभिन्न जलवाष्पीय दशाएं, मतलब दशाएं बतानी है कि भारत में ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे पर्यटक जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं। जैसे हम गुजरात का देख सकते हैं कि वहाँ पर वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी है, तो उससे पर्यटक जाते हैं स्पेशली वहाँ देखने। हम हिल स्टेशन पे जाते हैं वहाँ के क्लाइमेट की वजह से। तो यही सब चीज़ें, क्या क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं एक पर्यटक को। हम लोग, अच्छा आप लोग भी घूमने जाते होंगे ना, कैसी जगह पे जाते हो, जहाँ पे जैसे मनाली जाते हो, शिमला जाते हो कि हाँ वहाँ पे बर्फ देखने को मिलेगी, तो उसका क्लाइमेट देख के जा रहे हो ना, तो क्लाइमेट का असर पड़ता है पर्यटक पर। बाकी हम देख सकते हैं जैसे लोग केरल जाते हैं बेसिकली सिल्क लेने, सिल्क की साड़ीज लेने, है ना। तो इसलिए भी हम ये कह सकते हैं साउथ जाते हैं नारियल की चीजें लेने, नारियल से रिलेटेड लेने, है ना। तो ये सब क्या होता है कि जो चीज जहाँ की फेमस होती है उससे भी पर्यटक का उस पर असर पड़ता है। बाकी जो उसकी ऐतिहासिक जगहें होती हैं उससे भी पर्यटक अट्रैक्ट होते हैं, मतलब टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। तो हम इसमें यही सब लिखना है। अब 2 फीचर्स बताने हैं, हॉलीडे टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म। ये तो कितना आसान है। अब मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ घूमने जा रहे हो, आपने तो बॉम्बे जा रहे हो, तो मैंने आपसे बोला कि क्यों, वैसे घूमने किसी काम से, तो आ गई ना हॉलीडे टूरिज्म या बिजनेस टूरिज्म। बिजनेस मतलब जब हम किसी व्यवसाय से रिलेटेड जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं अपने कपड़े का काम करने या किसी भी तरीके से। हॉलीडे जब हम फैमिलीज के साथ चिल करने जाते हैं, तो यही होता है हॉलीडे टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म। कितना ईजी है। नेक्स्ट, एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर ट्रांसपोर्ट ने टूरिज्म को किस तरीके से डेवलप किया, बहुत डेवलप किया। एट द टाइम ऑफ कोरोना हम देख सकते हैं जब रेलवेज बंद थी तो एयरपोर्ट्स खुले हुए थे, एयरलाइंस खुली हुई थी, तो किस तरीके से उसने टूरिज्म को बढ़ावा दिया। और आज भी कितनी सारी रेलवेज का बंद है लेकिन एयरलाइंस ओपन है, एयरलाइंस खुली हुई है, हम एयरलाइंस के थ्रू जा सकते हैं, इजीली जल्दी पहुंच जाते हैं, टाइम सेविंग होता है, कॉस्टली होता है बट टाइम टाइम कितना सेव्ड होता है हमारा,
तो एयर ट्रांसपोर्ट ने तो बहुत इम्पोर्टेंट है, एयर ट्रांसपोर्ट ने बहुत विकास किया है पर्यटक का। मतलब अगर देखा जाए किसी कंट्री में जो पर्यटक बढ़ते हैं, मतलब पर्यटकों की संख्या बढ़ती है आने की, तो कहीं ना कहीं रीजन एयर ट्रांसपोर्ट भी होता है कि वहां पर इजीली पहुंच जाते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं, हम पूछते हैं ना कि वहां पर क्या एयरपोर्ट है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो वहां पूछते हैं ना क्या वहां पे एयरपोर्ट है, क्या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट कहीं पहले कैसे हम ज्यादा जाना पसंद करते हैं जहां पर एयरपोर्ट होता है नियर बाय, है ना। नेक्स्ट, मास टूरिज्म लोकल कल्चर, वही बात आ गई, कल्चर को देख के भी तो है ही, कल्चर से तो बहुत इफेक्टेड होता है। आज हम गुजरात राजस्थान जाते हैं, उनका कल्चर से इफेक्टेड होके वहां पे कितना अच्छा लगता है। क्योंकि मैं तो अपनी पर्सनली बताऊं, मेरे को तो कल्चरल प्लेसेस बहुत पसंद है, तो मैं तो ज्यादातर कल्चर प्लेसेस पे जाना पसंद करती हूँ, लाइक राजस्थान गुजरात, कि वहां पर उनका डांस कल्चर फूड, आई लाइक दैट ऑल दीज थिंग्स। तो हम कल्चर से भी इफेक्ट होके टूरिज्म इफेक्ट होता है, वहां पर जाता है पहनावे से। तो यही सब चीजें हैं। तो हम टूरिज्म पे हम आराम से, हमने पूरा टूरिज्म समझ लिया कि टूरिज्म में हमें क्या करना है, किस तरीके से टूरिज्म इफेक्ट होता है, किस तरीके से टूरिज्म से इंडिया की इकोनॉमी इफेक्ट होती है, और टूरिज्म पर्यटक जो होते हैं किन चीजों को देख के इफेक्ट होते हैं, वो किस जगह पे जाते हैं। ज्यादातर उनके वेस्टर्न, उनका ड्रेसिंग स्टाइल्स, फूड, इन सब चीजों को अट्रैक्ट होके, जलवायु, इन सब चीजों से अट्रैक्ट होके पर्यटक उस जगह पर जाते हैं। तो ये तो रहा हमारा ऑप्शन नंबर 2, जो मैंने आपको ऊपर ऊपर से सारा समझा दिया है। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ चैप्टर्स बता रही हूँ ज्योग्राफी के, जो आपको करने हैं, जिससे आप इजीली पास हो सकते हो। और अगर आप वो चैप्टर्स भी अभी भी कर जाओगे, अभी कोई टाइम नहीं बीता है, कल आपका 2 बजे पेपर है, अगर आप उससे पहले अभी रात को थोड़ा सा पढ़ लो, सुबह थोड़ा सा 3 घंटे भी पढ़ोगे, तो आप इजीली पास हो सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन चैप्टर्स बताती हूँ कि आपको कौन कौन से करने हैं। एक ज्वालामुखी, भूकंप, मृदा अपरदन, भूस्खलन, मतलब जो ये आपदाओं वाला चैप्टर है ना, उसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि वहां से आप इजीली बना के कर भी सकते हो। एक समुद्री तरंगे है क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 में से समुद्री तरंगे के बारे में पढ़ लेना। महासागर क्या होते हैं, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ लेना। और एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, जो मुझे लगता है कि जो जलवायु है ना, मतलब जलवायु किस तरीके से महासागरों को मतलब महासागर किस तरीके से जलवायु को प्रभावित करते हैं। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना उचावच, ऊंचाई है अगर, है ना, और हवा किस तरफ चल रही है, तो इससे भी जलवायु पे इफेक्ट डालते हैं। जैसे हम बात करते हैं बॉम्बे में इतनी गर्मी रहती है, नमी रहती है, क्यों? क्योंकि वहाँ महासागर है, तो जलवायु पे इफेक्ट पड़ रहा है ना महासागर का। तो यही चीज है, तो महासागरों का किस तरीके से जलवायु पे प्रभाव पड़ता है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, चैप्टर नंबर 8 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब एक सिंचाई और कृषि वाला चैप्टर मैंने आपको बताया कि ये जरूर कर लेना, जरूर आने वाला है। सिंचाई और कृषि में से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, हो सकता है हरित क्रांति आ जाए अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो, नहीं है तो फिर सिंचाई से रिलेटेड कोई वो क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। अब स्थानीय मौसम को प्रभावित करने वाले कारक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 में से क्या है, स्थानीय मौसम को किस तरीके से प्रभावित करती है जलवायु। स्थानीय मौसम मतलब एक जगह का मौसम जो है उसको किस तरीके से प्रभावित करते हैं कारक, कौन कौन से कारक होते हैं जो मौसम को प्रभावित करते हैं। वहां पे चलने वाली हवा, हवा किस तरफ चलती है, ऊंचावत कितनी ऊंचाई पर है, जैसे मनाली मसूरी जाते हैं वो ऊंचाई पर होता है तो वहां पे ठंड रहती है। जितना देश निचाई पर होता है, मतलब साउथ की तरफ चले जाओ, सारी गर्मी गर्मी होती है, तो फर्क पड़ रहा है ना। तो ये सारे प्रभाव है जो इस पे असर डालते हैं। चक्रवात क्या होता है, एक क्वेश्चन चक्रवात क्या होता है, ये उसी चैप्टर में से मिल जाएगा, आपदा वापदा वाले चैप्टर में से आपको। एक वायुमंडल शोभ मंडल क्या है, जैसे एक मतलब आपने देखा होगा जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर होता है, जैसे आपको पता होगा कि गैसेस का एटमॉस्फेयर होता है जिसके अंदर एक लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं। जैसे यहाँ पर ट्रेपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर कौन सी लेयर होती है, जहाँ पर बादल होते हैं, एरोप्लेन चलता है, ये स्ट्रेटोस्फेयर होता है। तो ये जो 4 टाइप की लेयर्स हैं उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, ये अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर। एक हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, एक ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 16 के अंदर, ये एक बार रीड कर लेना। एक अपवाह तंत्र क्या होते हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र चैप्टर नंबर 14 में मिलेगा आपको। पारिस्थितिक तंत्र होता है जो एनवायरमेंट को नापने का, क्लाइमेट को नापने का एक यंत्र होता है, उसे बोला जाता है पारिस्थितिक
तंत्र। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक तो मैंने आपको बता दिए, चैप्टर नंबर 13 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और स्थानीय मौसम को प्रभावित करने वाले कारक भी बता दिए, जो हवा वगैरह इफेक्ट करती है, वो चैप्टर नंबर 11 में मिल जाएगा। अब मैं आपको कुछ चैप्टर्स के बारे में बता रही हूँ। एक चैप्टर नंबर 18 पढ़ लेना, प्राकृतिक विविधताएं, हमारे संसाधन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19, उसके बारे में आप एक बार देख सकते हो। हमारे संसाधन इजी चैप्टर है और आप उसको अपने अपने आप ना बना के भी लिख सकते हो, इसलिए मैंने आपको ये बोला कि आप ये चैप्टर कर लो। जैसे संसाधनों का क्या महत्व होता है, जैसे होते हैं ना पुनर्संसाधन, पुनर्निर्मित संसाधन, ये है। एक क्वेश्चन है सतत पोषणीयता विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है संसाधनों को इस तरीके से प्रयोग करना कि आगे आने वाली पीढ़ी भी, भावी पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर सके, ढंग से उसको यूटिलाइज कर सके, तो इसे सतत पोषणीयता विकास कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक जल संसाधन क्या होते हैं? जल संसाधन और जल को बचाना क्यों जरूरी है, संसाधनों को बचाना क्यों जरूरी है? स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि संसाधनों को बचाना क्यों जरूरी है, क्यों वाई वी नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज। अगर हम संसाधनों को नहीं बचाएंगे, वी विल नॉट सेव द रिसोर्सेज, तो ह्यूमन लाइफ भी खतरे में पड़ जाएगी, तो हमारी लाइफ भी खतरे में हो सकती है। क्यों? वाटर खत्म हो गया तो क्या होगा? वी कांट असिस्ट, तो हमें इनको बचाना जरूरी है, पेड़ पौधों को बचाना जरूरी है। तो ये ही है संसाधनों को बचाना क्यों जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करना है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। जो वन होते हैं ना, वन के बारे में पढ़ लेना। एक मृदा पर्दन पढ़ लेना। मृदा पर्दन क्या होता है? मिट्टी को बचाना, मृदा पर्दन है ना, मृदा को वेस्ट होने से रोकना, पेड़ लगाना, खेती कृषि करने के लिए सीढ़ीदार खेत बनाना, तो यही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, वर्षा जल को किस तरीके से बचाया जा सकता है, उसकी विधियां बतानी है, लाइक गड्ढा बना के, है ना, खाइयां बनाकर, इस तरीके से। और हरित क्रांति तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता ही दिया। एक क्वेश्चन और है, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज दिस? ग्लोबलाइजेशन होता है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है या फिर एक्सचेंज करती है, गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज, व्यूज, मैसेजेस, कल्चर, एवरीथिंग। मतलब जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ फ्रीली ट्रेड करती है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, जब वो अपने आइडियाज को, व्यूज को, मैसेजेस को, ओपिनियंस को, कल्चर को ट्रांसफर करती है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। जब स्थानांतरण किया जाता है अपनी सोच को, अपनी प्रोडक्ट्स को, जिससे हम एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जुड़ती है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज एग्जांपल है, हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो ये सब पार्ट है ग्लोबलाइजेशन के, वैश्वीकरण के। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है, नई कृषि नीति क्या है? नई कृषि नीति क्या है? नई कृषि नीति सुन के ही लग रहा है कृषि के फेवर में होगा, है ना। नई कृषि नीति, तो जो भी कृषि को इम्प्रूव करने के लिए चीजें होती हैं, सारी लिख डालना इसके अंदर, कि अच्छी खाद, जैसे अच्छी खाद, अच्छी कीटनाशक दवाइयाँ, कृषि के उत्पादन के अच्छे यंत्र, है ना, अच्छी जोतें और यील्ड्स, ट्रैक्टर्स, टेक्नोलॉजी, किसानों को हेल्प करना मनीली, फाइनेंशियली, मॉनेटरी तरीके से किसानों को हेल्प करना, जैसे बैंक उनको हेल्प करते हैं, और जो बेसिक चीज़ें होती हैं, लाइक जो इंसान को रहने के लिए चाहिए, उसकी नेसेसिटी की चीज़ें, जैसे कि गेहूं, चावल, दूध, अंडे, मांस, पशु उत्पादन, इन सब की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन क्या होते हैं? परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधन। परंपरागत साधन कौन से होते हैं? जो हमें प्रकृति से मिले हैं, हमारी परंपरा, हमारी विरासत से मिले हैं, तो ये वाले संसाधन होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उद्योगीकरण क्या है? उद्योगीकरण बोले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन? जैसे 1991 के रिफॉर्म के बाद इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया, जिससे क्या हुआ, इंडस्ट्रीज बढ़ गई, फैक्ट्रीज बढ़ गई, और उससे उत्पादन भी बढ़ गया। उत्पादन की वजह मतलब प्रोडक्शन बढ़ी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिली, तो इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन भी आप इसको देख सकते हो। अब चैप्टर नंबर 25 है, जिसके अंदर परिवहन, संचार, व्यापार के बारे में, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि रेलवे के बारे में पढ़ लेना, पाइपलाइन के बारे में पढ़ लेना, और थोड़ा सा सड़कों के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। ये ऐसी चीज़ है, आप खुद भी बना के कर सकते हो, इसमें कोई आपको इतना कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब एक चैप्टर है जनसंख्या से रिलेटेड, तो जनसंख्या के रिलेटेड थोड़ी सी आप चीजें ऊपर ऊपर से पढ़ लो, इजी है, आप कर पाओगे। जैसे जनसंख्या में क्या है, जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले क्या कारक है? 3 कारक होते हैं जिससे जनसंख्या प्रभावित होती है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास।
बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन। माइग्रेशन जब पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाता है, माइग्रेशन। और जन्म दर क्या होता है, जैसे कितने 1000 बच्चों पे कितने बच्चे जन्मे जाते हैं, 1000 के हिसाब से कितने लोग मरते हैं, मृत्यु दर इस हिसाब से पता चलता है। तो आयु संरचना होती है, एक आयु के हिसाब से जनसंख्या को। एक क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स का आ सकता है, वो ये है कि जनसंख्या को किस भागों में माप सकते हैं, जनसंख्या को किस भागों में बांट सकते हैं। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आ सकता है, क्योंकि ये लग रहा है इस बार प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि पिछले साल नहीं आया तो इस साल ये क्वेश्चन आएगा कि जनसंख्या को किस तरीके से बांट सकते हैं। तो आप देख सकते हो जनसंख्या को कैसे बांटे, आयु के हिसाब से बांटा जाता है। आयु के हिसाब से आपको पता है 14 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो आश्रित जनसंख्या होती है, जो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होती है, आश्रित जनसंख्या होती है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहा जाता है। फिर 15 साल से लेके 59 तक जो होती है वो आश्रित नहीं होती, वो अपने ऊपर डिपेंडेंट होती है, सेल्फ डिपेंडेंट होती है वो जनसंख्या। दूसरी 59 से ऊपर वाली क्या होती है, वो भी आश्रित जनसंख्या होती है, वृद्ध में आ जाते हैं। तो आयु के हिसाब से जनसंख्या को बांटा गया है। ऐसी व्यवसाय के हिसाब से बांटा गया है, कितने लोग एग्रीकल्चर करते हैं, कितने प्राथमिक क्रियाएं, कितने द्वितीयक क्रियाएं, ऐसे। फिर दूसरा लिंग के हिसाब से बांटा गया है, कितने लड़के, कितनी लड़कियां, कितने वृद्ध। तो इस तरीके से जनसंख्या को बांटा गया है, हर तरीके से जनसंख्या को बांटा गया। तो आप इसमें ये पढ़ सकते हो। एक आपको क्वेश्चन करना है इसके अंदर, शहरी और नगरों का मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि शहरी क्या होते हैं और नगर क्या होते हैं। स्टूडेंट्स एक इसके अंदर चैप्टर है, चैप्टर नंबर आप लोग देख सकते हो, चैप्टर नंबर है 30 के बाद 31, चैप्टर नंबर 31 है और 30 है। तो इसके अंदर सारा आंकड़ों का बताया गया है कि आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों को कैसे नाप सकते हैं। जैसे प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक मतलब जो प्राइमरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा। तो इसके बारे में मैं हल्का हल्का आपको क्लक्स दे देती हूँ, जो आपको पता चल जाएगा कि प्राथमिक क्या होता है और द्वितीयक क्या होता है। प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं कि जो प्राइमरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा मतलब डायरेक्ट सर्वे करने जाते हैं तो जो डेटा इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी, मतलब प्राथमिक। जब हम किसी के थ्रू डाटा को कलेक्ट कराते हैं या फिर हम इंटरनेट के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं, दैट इज द्वितीयक, मतलब सेकेंडरी डेटा। तो ये होता है प्राथमिक और द्वितीयक। और एक इसमें आता है क्वेश्चन प्रश्नावली क्या होती है। जैसे हम डायरेक्ट सर्वे करते हैं, मार्केट में निकलते हैं, सर्वे करने जाते हैं, तो सर्वे से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो डेटा मिलता है, उसको बोलते हैं, मतलब एक प्रश्नावली होती है वो। तो ये है स्टूडेंट्स जो आपको इसके अंदर से करना है। ज्योग्राफी का आपको यही करना है, इसके अलावा आपको कोई खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने एग्जाम में यही प्रिपेयर करके जाओ और मुझे अपना कल एग्जाम बताना, आपका एग्जाम कैसा हुआ। और बाकी और भी एग्जाम, और भी जो आपके एग्जाम्स हैं जो आने वाले हैं, उसकी हम धीरे धीरे वीडियोस आपको एग्जाम से एक दिन पहले देते रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप मुझे कोई मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई क्वेरी है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स टू वॉच अवर वीडियोस।